और इस वक्त की एक अहम खबर, यूपी के मुरादाबाद से नामांकन भरने पहुंची हैं रुचि वीरा। नामांकन भरने से पहले कुछ नहीं बोलूंगी, ये कहा गया है उनकी तरफ से। दरअसल इस मामले में गौर करने वाली बात सबसे ज्यादा यही है कि कल एसटी हसन ने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया था और अब इसी सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर रुचि वीरा नामांकन दाखिल करने पहुंच गई। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कुछ अफवाह उड़ रही है, एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही ये रस्साकशी क्यों नजर आ रही है? कल एसटी हसन ने नामांकन दाखिल किया, आज रुचि वीरा मुरादाबाद सीट से ही नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच गई हैं। पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया है क्या? समीर, ये समाजवादी पार्टी के अंदर आजम खान और अखिलेश यादव के समर्थकों के बीच तो पहले कलह होती थी, लेकिन अब सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के खिलाफ ही फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब अखिलेश यादव ने पहले एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने अपना कल पर्चा भर दिया। आजम खान के प्रेशर में क्या हुआ कि कल देर रात फैसला हुआ कि रुचि वीरा आज नामांकन करेंगी। आज सवेरे जब रामपुर को लेकर बात हुई, रामपुर से जिसको अखिलेश यादव जो मौलाना है, इमाम है, जो नदवी हैं, उनको वो उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आजम खान ने कहा उसको नहीं, असीम राजा को बनाइए। असीम राजा उनके करीबी नेता, उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया। तो अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है कि अब पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी अध्यक्ष का, वो होगा, आजम खान का फैसला नहीं होगा। और प्लान बी के तहत ये भी किया जा रहा है कि जो चार्टर्ड प्लेन से ऑथराइजेशन लेटर पहुंचा है, अगर वो मौलाना नदवी के कागजात पूरे नहीं हुए तो एक आजम खान के विरोधी गुट के ही एक नेता है अब्दुल सलाम, उनसे नामांकन का पर्चा भरवाया जा सकता है रामपुर से। और पंकज, लेकिन मुरादाबाद को लेकर पार्टी की तरफ से क्या कोई क्लैरिटी दी गई है? मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, एसटी हसन या रुचि वीरा? नहीं, इसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आज सवेरे आ गया। ये कहा गया कि एसटी हसन ने कल नामांकन का पर्चा भरा है, वही समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। अगर रुचि वीरा नामांकन करने जाती है तो पार्टी के फैसले के खिलाफ ही कदम होगा। ठीक है, यानी पार्टी पूरी तरह से एसटी हसन के साथ है और ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वही मुरादाबाद से पार्टी के कैंडिडेट हैं, रुचि वीरा नहीं। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा दावा कर दिया है। कल केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे, ये कहना है सुनीता केजरीवाल का। शराब घोटाले में मनी ट्रेल पर खुलासा किया जाएगा अरविंद केजरीवाल की ओर से। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल खुलासा करेंगे। हमारे घर से सिर्फ 73,000 रुपए बरामद हुए हैं। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पास से 73,000 रुपए मिले और बाकी कुछ नहीं मिला। अब हमारे साथ सुमंत इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमंत, 28 मार्च तक रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल, कल उनकी रिमांड खत्म हो रही है और ये बताया गया उनकी पत्नी की ओर से कि कल कोर्ट को ये बताया जाएगा कि ये पूरा मनी ट्रेल क्या है, वो सबूत दिए जाएंगे।
बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए 28 मार्च को उनकी रिमांड खत्म हो रही है। कल एक बार फिर ईडी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संबोधन के जरिए जो उन्होंने खुलासा किया है, उसमें देखिए उसके 3-4 पहलू हैं निधि, उसको समझने की कोशिश है। पिछले 2 दिनों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। आज भी विधानसभा परिसर के भीतर और बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। तो एक परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे एवं देशभक्त इंसान है, तो उसका एक काउंटर माना जा रहा है। दूसरी अहम बात उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की है कि चाहे वो जितनी छापेमारी हुई, 250 से ज्यादा छापेमारी हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि किसी के हाथ से कुछ नहीं मिला और उनके घर से 73,000 रुपए मिले। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस घोटाले की बात कही जा रही है वो पैसा आखिर है कहां और गया कहां, और इसी बात का खुलासा अरविंद केजरीवाल करेंगे। और तीसरी बात अगर आप तो इस तरह से जिस तरह से इस वक्त दिल्ली में सियासत चल रही है, और एक और जहां बीजेपी लगातार इस पे सवाल उठा रही है निधि कि ईडी के कस्टडी से जो भी निर्देश सीएम दे रहे हैं वो गैर कानूनी है, इस तरह से ये चीजें नहीं हो सकती। तो उसकी काट में भी अगर आप देखें तो उसकी काट भी छुपी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भले जेल के भीतर हो लेकिन उन्हें दिल्ली की जनता की चिंता है, और जब वो मंत्रियों को निर्देश देते हैं तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ एफआईआर कर देती है। और इसी तरह से और इसी कड़ी में अगर आप देखें वो कह रहे हैं कि भाई शरीर जेल में है, आत्मा लोगों के बीच है। तो ये पूरी की पूरी जो अगर आप कहें कि पिछले 2-3 दिनों से निधि जो दिल्ली में एक परसेप्शन की जो लड़ाई चल रही है, जहां एक और बीजेपी साफ तौर से दिल्ली के जनता के बीच मैसेज देना चाहती है। बड़ी बात यह है अरविंद केजरीवाल अब इंतजार करना होगा कि कल कोर्ट में क्या बताते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बात कही है कि कल अरविंद केजरीवाल खुलासा करने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। दिल्ली की जिला अदालतों में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। 30 हजारी कड़कड़डुमा कोर्ट में ये प्रदर्शन हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत, द्वारका कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 30 हजारी कोर्ट से संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा जो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बड़ी संख्या में आपको 30 हजारी कोर्ट पर वकील दिखाई दे रहे होंगे। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है बीजेपी के खिलाफ। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है 21 तारीख को की गई थी और उसके बाद उन्हें रिमांड पर भेजा गया, और कल अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है 28 मार्च को खत्म हो रही है। सर ये देखिए लगातार जो वकील है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के हेड है वो इस वक्त कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद है। सर विरोध प्रदर्शन किस चीज को लेकर? देखिए जिस तरीके से एक पॉपुलर सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 21 मार्च को जिस तरीके से रात के अंधेरे में उठाया गया, ये एक किस्म से लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या है। एक ऐसे झूठे केस में जो 2 साल से चल रहा था, 1 नए रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से हमने देश की जनता ने देखा कि 60 करोड़ रुपया उस आदमी से भारतीय जनता पार्टी ने लिया जिसकी स्टेटमेंट पे जिसको अप्रूवर बना के अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। इसके विरोध में देश के वकील, दिल्ली के वकील आज रोडों पर हैं। हम इस लड़ाई को कोर्ट्स में भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को जनता के साथ मिलकर रोड पर भी लड़ेंगे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की वो सारी स्कीम्स जो आम आदमी के लिए, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, अच्छे स्कूल बनाने की हो, अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम की हो, या वकीलों को ऐसी एक स्कीम पूरे हिंदुस्तान में जिसमें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल स्कीम हम लोगों को मिलता है। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में वकीलों के प्रदर्शन के दौरान संवाददाता पुनीत शर्मा वहीं मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट भी देखिए। केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम कोर्ट्स में जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त कड़कड़डुमा कोर्ट के बाहर आप देखेंगे कि जो तमाम वकील हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जिस प्रकार से इलीगल अरेस्ट हो रखी है केजरीवाल जी की, उसको तुरंत रिहा किया जाए, और नहीं तो हम सेंटर के खिलाफ पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, पूरी ऑल इंडिया में लॉयर्स का प्रोटेस्ट रहेगा। जो इलीगल अरेस्ट हुई है वो क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसमें अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हम हाई कोर्ट में भी पटिशन गई हुई है और हम
सारे ऑल इंडिया के लॉयर्स सारे इकट्ठा होके और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बार काउंसिल कह रहा है कि वकीलों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इस पे क्या कहते हैं? नहीं, बार काउंसिल कह रहा है, हम बार काउंसिल को बात को मानते हैं। हम जो अहिंसा रूप शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको कहीं भी किसी ने बैन नहीं किया है। हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का आदर करते हैं, उसको कोई हम वो नहीं कर रहे हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, जिस तरह से 6 महीने से लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो आप नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, केजरीवाल भ्रष्ट, अनैतिक और अराजक है। केजरीवाल को जेल में रहकर कुर्सी से प्यार है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। देखिए, हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आज भी दिल्ली में इसको लेकर सियासी गहमागहमी बनी रही। एसडीएम को चिट्ठी लिखी नहीं जा सकती, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की जनता समझदार है, वो समझती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। रामवीर सिंह विदुरी जी इस वक्त हमारे साथ। रामवीर जी, आप लोग तमाम लोग प्रोटेस्ट करें, क्या मांगे आप लोगों की? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। वो ईडी की हिरासत में है। अभी तो एक मामला सामने आया है, अभी तो 1 दर्जन और मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है और इस शहर को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। एक और जहां आप लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे। केजरीवाल एक सोच है, एक आइडिया है, एक को पकड़ोगे तो 1000 खड़े हो जाएंगे। अरे आप मुझे बताइए ना, उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतने लंबे समय से जेल में है, उनके एमपी जेल में है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, उनको कोई जमानत नहीं मिल रही है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी ने इस पर भी सवाल उठाया। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब जो चीज़ें एस्टैब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसा बचा? और बड़ी खबर है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन में भी केजरीवाल की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे विधायक। आम आदमी पार्टी विधायक हाथ में बेड़ियां लपेटकर पहुंचे।
तस्वीरें दिल्ली विधानसभा के बाहर की हैं, जहां कुछ इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया। पीले रंग की टी शर्ट पहनकर आम आदमी पार्टी के नेता विधानसभा के बाहर पहुंचे। टी शर्ट के पीछे लिखा गया, मैं भी केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे और अपना विरोध जताया। वहीं आप विधायक प्रवीण कुमार हाथों में बेड़ियां लपेटकर पहुंचे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक प्रतिशोध है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेवजह जेल में बंद किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की तरफ से और भी विरोध प्रदर्शन तेज होंगे। दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। और आम आदमी पार्टी के विधायक आज विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का मुखौटा लगाकर भी पहुंचे और कहा कि केजरीवाल एक विचारधारा का नाम है। केजरीवाल साहब के तस्वीर के साथ ये टी शर्ट पहन के आए हैं और आप सामने देखिए कि इन्होंने बाकायदा यहाँ पे मुखौटा भी लगा रखा है अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीरों का। ये जो टी शर्ट आप लोग पहन के आए हैं और ये जो आपने लगाया हुआ है, इससे क्या मैसेज है संजीव जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। नरेंद्र मोदी को गलत फहमी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे तो दिल्ली के वेलफेयर के काम और जो देश में उम्मीद खत्म हो जाएगा। तुम एक अरविंद केजरीवाल को बंद करोगे, यहाँ हजारों अरविंद केजरीवाल सड़कों पर आ जाएगा। ये पीछे आप लोगों के लिखा हुआ है कि मैं भी केजरीवाल। ये देखिए, ये पीछे टी शर्ट के पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ है। जितने विधायक हैं वो पहन के हैं। सामने आप देखें तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि एक मास्क जो उनकी तस्वीर वाली है वही लोग लगा के आए। क्या मैसेज है, जैसा अभी बता भी रहे थे संजीव जी, इस टी शर्ट के जरिए क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं? देखिए, मैसेज बड़ा साफ है। दिल्ली का हर विधायक, हर पार्षद, हर कार्यकर्ता और हर घर में वो आदमी जिसने अरविंद केजरीवाल जी को देखा है, सुना है, जो जानता है कि आम जनता के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप कार्यकर्ताओं का आज सड़क से विधानसभा तक विरोध जारी है। विधानसभा में मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर, बेड़ियां पहनकर और सड़क पर पुतला जलाकर आप नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको 6 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जहां पर बेड़ियों में कार्यकर्ता नजर आए। टी शर्ट से बड़ा संदेश देने की कोशिश की। विधानसभा के बाहर विरोध हुआ। आम आदमी पार्टी ने पुतला दहन किया और मुखौटे में हर कार्यकर्ता नजर आया। इसके अलावा विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त विरोध देखने को मिला। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई जारी है। गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को चुनौती दी गई है। इस याचिका में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए हालांकि अपने लिए वक्त मांगा है। ईडी ने कोर्ट से 3 हफ्तों का समय मांगा है। केजरीवाल के वकील ने वक्त मांगने का भी विरोध किया। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एसटी हसन ही होंगे मुरादाबाद के प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव कहीं से नहीं लड़ेंगे चुनाव। मेरठ के प्रत्याशी को बदला जाएगा, ये भी खबर सामने आ रही है। और लालू के दामाद तेज प्रताप कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपनी सीटों को लेकर मंथन करने में जुटी है। सबसे बड़ी बात मुरादाबाद से जुड़ी हुई ये जानकारी कि एसटी हसन ही है समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी मुरादाबाद से। हालांकि खबर यह भी है कि मुरादाबाद से रुचि वीरा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और एक और जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। और मेरठ का प्रत्याशी बदला जाएगा समाजवादी पार्टी की ओर से, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। एक और अपडेट है, लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप को कन्नौज से दिया जा सकता है चुनावी टिकट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति, क्या अपडेट मिल रही है इन बड़ी खबरों पर?
देखिए, सबसे पहले तो मुरादाबाद की बात हम कर लेते हैं। मुरादाबाद को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही थी, तो वहां पर कल एसटी हसन ने नामांकन किया था, उसके बाद आज जो है रुचि वीरा ने भी नामांकन कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव जो है लखनऊ में बड़ी बैठक कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को फोन करके साफ तौर पर ये कहा कि आप एसटी हसन का सपोर्ट करिए और अपने तौर पर नामांकन नहीं करिए। किसी भी नेता के बहकाने पर या किसी भी नेता की बातों में आकर आप वहां पर जाके नामांकन मत करिए, एसटी हसन का सपोर्ट करिए। और अगर ऐसा आपने बात नहीं मानी और फिर भी किया तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसके बावजूद जो रुचि वीरा थी वो मुरादाबाद पहुंची और उन्होंने अपना जो नामांकन है वो भर दिया। अब जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि एसटी हसन हो और रुचि वीरा दोनों ने ही मुरादाबाद से नामांकन कर दिया है। अब कुछ ही देर में ये उम्मीद की जा रही है कि पार्टी जो है वो एक को लेकर चुनाव आचार में पत्र लिखेगी और उसमें एक का जो नामांकन है उसको कैंसिल करने के लिए कहेगी कि सपा के सिंबल पर एसटी हसन जो है, जो हमारे पास जानकारी है कि ठीक है प्रीति, शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। मेरठ से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलेगी और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप को कन्नौज से टिकट दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृता राय से फोन पर बात की है। कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार हैं अमृता राय। पीएम ने कहा है इस बातचीत में कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। लूटे गए पैसे गरीबों को वापस मिलेंगे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार हैं अमृता राय और उनसे बात की है पीएम मोदी ने। सुनिए बातचीत। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंची की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम शामिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले पर दिलीप घोष की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान के बाद दिलीप घोष की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष से उनके बयान पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बीजेपी ने घोष के ममता पर दिए गए बयान की निंदा भी की है। हालांकि मामले पर दिलीप घोष ने सफाई भी दी। আমার বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক প্রথমবার নয়, কারণ আমি যা যে ভনিতা করে অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্লেশ নেই, ক্লেদ নেই, কোনো দুর্ভাবনাও নেই, উনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য বারবার দিয়েছেন লোককে और विभ्रांत করার জন্য। वहीं टीएमसी ने दिलीप घोष के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि घोष ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल कल दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था। बिहार यूपी থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ कोई मंच साझा नहीं करना चाहती। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में जुट गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया गया है। इसमें गठबंधन के घटक दलों के ज्यादातर बड़े नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित होने वाली इस रैली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस रैली के जरिए विपक्षी पार्टियां ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो एकजुट है। सूत्रों के मुताबिक लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। सूत्रों की माने तो 31 मार्च को जिस दिन रामलीला मैदान में इंडिया की रैली है, उसी दिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में पार्टी की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के लिए बड़ी रैली कर रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर इस रैली में शामिल होंगी। ममता बनर्जी के दिल्ली की रैली में नहीं आने की वजह उनके सिर में लगी चोट को भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर में लगी चोट की वजह से ही ममता अभी लंबी यात्रा नहीं करना चाहती हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जिन सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान किया गया, उससे साफ है कि उद्धव गुट कांग्रेस के सामने झुकी नहीं है। इस लिस्ट में 3 सीट ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस दावा कर रही थी। दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई के नाम का ऐलान किया गया। सांगली से चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया। सांगली की सीट कांग्रेस के पास थी। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से अमोल कीर्तिकर का नाम घोषित किया गया। ठाकरे गुट के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम नाराज हो गए। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई से कांग्रेस संजय निरुपम को चुनाव लड़ाना चाहती है और कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी ने संजय निरुपम को इस बात का भरोसा दिया था कि उत्तर पश्चिम मुंबई से उन्हें पार्टी मैदान में उतारेगी। वहीं संभाजीनगर सीट पर उद्धव गुट के भीतर भी नाराजगी की खबरें हैं। संभाजीनगर से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे चुनाव लड़ना चाहते थे। यहाँ चंद्रकांत खेरे को टिकट मिलने से दानवे भी नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है, तो कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ जाने पर ही सवाल उठाने लगे। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है, तो खुद कांग्रेस खुलकर हमले कर रही है। 3 सीटों पर यूबीटी के उम्मीदवार उतारने पर पहले संजय निरुपम ने आपत्ति जताई। अब कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ जाना कांग्रेस को बड़ा डैमेज करेगा। सोशल मीडिया पर जीशान सिद्दीकी ने लिखा, शिवसेना यूबीटी ने जिस तरह उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उससे पता चलता है कि वो अपने सहयोगी के रूप में कांग्रेस को कितना महत्व देती है। एक दिन एहसास होगा कि ये गठबंधन महाराष्ट्र में कांग्रेस कैडर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस की नाराजगी के बावजूद यूबीटी नेता संजय राउत के रवैये में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। 17 है, हम 22 लड़ेंगे। उसमें से एक सीट है हाथकलंगने, उस सीट के बारे में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन राजू शेट्टी से बातचीत चल रही है। वो चाहते हैं कि हम उनको समर्थन दे दें वहाँ, तो हमारे पास 21 सीटें रहेंगी। खबर बिहार से है। बिहार में भी महागठबंधन के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई अंतिम फॉर्मूला का ऐलान जल्द किया जाए।
बिहार के सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बहुत पुराना है, ये गठबंधन नहीं टूटेगा। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग हमेशा से साथ हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं। दरअसल महागठबंधन में बिहार की कई सीटों पर पेंच फंसा रहा। औपचारिक ऐलान से पहले आरजेडी ने औरंगाबाद, नवादा सहित कई सीटों पर उम्मीदवार को टिकट दे दी। इसके साथ ही जिस सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, वहां पहले से ही आरजेडी ने उम्मीदवारों को टिकट दे दी है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, वहां से वाम दल ने लालू की सहमति से प्रत्याशी खड़ा कर दिया। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती ने कांग्रेस नेता पप्पू यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। कांग्रेस पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिए चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक ऐसा बयान जिसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस की परेशानी कम हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। आरएसएसपी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में हर प्रकार की पहल करेगी। हालांकि पहले उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनने की खबरें सामने आई। एनडीए और विपक्षी गठबंधन से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी की जा रही थी। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश में इस गठबंधन की अगुवाई कर सकते हैं। इसमें ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम मुख्य घटक दल हो सकती है। इस गठबंधन में पीस पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी शामिल हो सकती है। तीनों दलों के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया अलायंस इस समय देश की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ टीएमसी और दूसरे दल भी शामिल हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सभी राज्यों में बीजेपी के 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों राज्यों में जनसभाएं करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ के साथ दूसरे बड़े नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा जैसे बड़े नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। वहीं टीएमसी ने भी अपने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे ऊपर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम शामिल है। इस लिस्ट में क्रिकेटर्स से राजनीति में उतरे यूसुफ पठान, बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सायुनी घोष, जून मालिया और रचना बनर्जी को भी जगह दी गई है। हालांकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टीएमसी ने अपनी फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा को स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल नहीं किया। और इस वक्त की ताजा खबर, रामपुर से मोहिबुल्लाह ही लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से चुनाव। समाजवादी पार्टी ने नदवी को बनाया है प्रत्याशी। ये जानकारी मिल रही है रामपुर सीट को लेकर, यानी रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये अब क्लियर हो गया है। नदवी को ही प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर से मोहिबुल्लाह लड़ेंगे चुनाव, जो कि दिल्ली की एक बड़ी मस्जिद के इमाम है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नामांकन भरने से पहले अपने घर पर पूजा पाठ की। महाराष्ट्र के नागपुर से नितिन गडकरी ने अपना नामांकन भरा है। तस्वीरें नितिन गडकरी के नागपुर आवास की हैं, जहां कुछ इस अंदाज में उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल नितिन गडकरी की गिनती एक ऐसे राजनेता के रूप में होती है जो अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं, और बीजेपी ने नितिन गडकरी को एक बार फिर से नागपुर से मैदान में उतारा है। नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे को मैदान में उतारा गया। चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी दावा कर चुके हैं कि इस बार उनकी जीत का फासला 5 लाख वोट से भी ज्यादा का होगा। वहीं पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी ने अपनी राजनीतिक विरासत को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। मेरी विरासत, मैंने किया हुआ काम, अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वो मेरे वारसदार।
अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भूपेंद्र यादव हैं। नामांकन करने से पहले केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और चुनाव से पहले जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का ERCP का जो समझौता हुआ, वो अलवर की पानी की प्यास को बुझाने का एक बहुत बड़ा विषय बना है, जिसका लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से अलवर के नज़दीक से एक्सप्रेसवे गया, सरिस्का के ESZ की जिस प्रकार से निर्धारण की प्रक्रिया नज़दीक पहुंची, अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज खुले, तो अब लोगों को ये बड़ा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गारंटी है। और यही सब राष्ट्रीय मुद्दे अलवर के चुनाव के विषय है। अब तक आप एक्सपर्ट हैं अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव लड़ाने के, जिताने के, लेकिन इस बार खुद लड़ना पड़ रहा, थोड़ा एंजाइटी? नहीं, एंजाइटी कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है। सबके बीच में जाना, काम करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वही प्रक्रिया है। बस नॉमिनेशन फॉर्म अपना भरा है, बाकी तो जैसा चुनाव में काम करते वही कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से खबर है, सुकमा में होली के दिन खून की होली खेलने वाले 6 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में डिप्टी कमांडर भी शामिल है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बासागुड़ा थाना क्षेत्र चिपूर भट्टी इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। ऑपरेशन में कोबरा, CRPF और DRG के जवान शामिल हैं। इस बीच 2 दिनों से जारी ऑपरेशन के दौरान एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। इनमें एक महिला नक्सली का भी शव मिला है। पुलिस के मुताबिक देश एक तरफ रंगों से होली खेल रहा था, वहीं बीजापुर के बासागुड़ा में 3 ग्रामीणों की नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मारे गए ग्रामीणों में चंद्रया मुरियाम, अशोक भंडारी और कारम रमेश शामिल थे। बीजापुर में होलिका दहन से लेकर होली के दिन तक 2 दिन तक खूनी खेल होता रहा। बस्तर IG सुंदर राज पी ने इसे नक्सली हमला बताया, जिसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। बासागुड़ा के IG और जिला प्रशासन ने इलाके का दौरा किया, पीड़ित ग्रामीणों को सांत्वना दी। प्रशासन ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया। और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड में भव्य और दिव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। शिव मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर श्रीलंकाई, तमिल और हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए। भारत के आध्यात्म और संस्कृति की ये धारा बह रही है स्विट्जरलैंड में, जहां भगवान देवाधिदेव महादेव सदाशिव के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 22 से 24 मार्च के बीच भूमि पूजन किया गया। प्रियंच मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे। भूमि पूजन के मौके पर देवी स्तोत्रम के साथ वेद मंत्रों का भी पाठ हुआ। इस अवसर पर पुरोहितों ने श्री ललिता सहस्त्रनाम का जाप भी किया। ग्लाडबर्ग इलाके में स्थित पुराने मंदिर के विस्तारीकरण का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। मंदिर की खास बात यह है कि ये शिव मंदिर श्रीलंका के लोगों, तमिल समुदाय और हिंदू समुदाय के प्रयासों से बन रहा है। इस शिव मंदिर को स्विट्जरलैंड में सनातन के उत्थान के तौर पर देखा जा रहा है। शिव आराधना के साथ यहाँ वासुदेव कुटुंबकम की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही लोगों को इसमें वैदिक सनातन की अनूठी छटा देखने का अवसर भी मिल सकेगा।